हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एम के यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय क्यूट केमिस्ट्री। अभी तक माय क्यूट केमिस्ट्री में हम लोगों ने काफी चैप्टर पढ़ लिया, 11 का भी काफी कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया है, 12 का भी काफी कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया है। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में हम लोगों ने अभी तक सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए सीखा है कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। इसके लिए हमने 3.1 और 3.2 लेक्चर पढ़ा। अब लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम आज पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और राउल्ट्स लॉ के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और राउल्ट्स लॉ को अच्छे से समझ जाइए। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर डीप सी डाइविंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कभी माउंटेनियर बन रहे हैं, आप माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड जा रहे हैं, तो उन टाइम पे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉर्मली आप सबको पता है, हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक बाद में करेंगे, फिलहाल तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ओके, ठीक है। तो कभी भी आपके पास कोई गैस है, उस गैस को आप किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और डाल करके सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे HCl गैस को हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला और HCl सॉल्यूशन तैयार किया। ओके, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि कुछ गैसेज हैं जो गैसेस जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बाकी गैसेस के कंपेयर में। या मैं अगर आपको बताऊं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, तो कार्बन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है 20, और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की लिक्विफिकेशन पावर, यानी कि जल्दी से लिक्विफाई हो जाता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, और अक्सर यही देखा गया है कि जो गैसें जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई जल्दी क्यों हो गया? उसकी सॉल्युबिलिटी बाकी गैस यानी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम क्यों होगी? आगे आने पर हम इन सारी चीजों के सभी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी साथ साथ देखना है इस वाले आज के अभी इस लेक्चर में कि कोई भी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, दैट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सिंपल। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम होती है, और वही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की वजह से मछलियां या फिर बाकी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब जिंदा रहते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा होती है। ओके, और भी एक चीज देखी गई है कि जैसे जैसे अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो जो गैस फेज में आप मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं, ये गैस फेज के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आ जाएंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम है लिक्विड का वेपर बनना और वेपर का लिक्विड बनना, यानी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। जब तक ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हाँ, अच्छी बात तो ये भी है, ये भी जान लेना चाहिए कि जब ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है उस टाइम पे जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में बन रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से वापस से लिक्विड फॉर्म कर रहे होते हैं। ये है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ओके, अब इस लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बाद मैं आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अक्सर ये देखा गया है कि किसी कंटेनर में अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ तो उस टाइम पे आप देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, यानी कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उसकी एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बस एक्सटर्नल प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ ये रिलेशन है। एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियोस क्लियर दिख रही होंगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। इस बात को सबसे पहले अप्रोक्सीमेट 1800 यानी 1800 के आसपास हेनरी ने बताया था। हेनरी के अकॉर्डिंग at a constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। हम लोगों को भी पता है, हमें पता है, आपको भी पता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी गैस की। और यही बात हेनरी ने बता दी, अपने स्टेटमेंट दे दी, और इसका जो ये लॉ बन गया हेनरीज लॉ। नोट करें समझो फटाफट, हेनरीज लॉ। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर
द स्टेबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा पार्शियल एक्सटर्नल प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। सिंपल सी बात। लेकिन हेनरी ने ही इस लॉ को नहीं दिया। हेनरी के टाइम पे, उसी टाइम पे जॉन डाल्टन ने भी इस लॉ को दिया। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग इन्होंने भी सेम हेनरी का ये जो लॉ है इसी के आसपास मिलता जुलता कुछ सेंटेंस दिया था। उन्होंने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के का एक फंक्शन है। उसके लिए उन्होंने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये जब भी कभी सॉल्युबिलिटी होगी, किसी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी को किस में रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट, कितना अमाउंट लिक्विड में है या कितना अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर है। उस सॉल्युबिलिटी को उन्होंने मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस किया था। यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिखना है तो आप उसको किस में लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब आपको बाकियों को तो पता ही है कि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ध्यान से देखें, यहाँ पे एक कंटेनर आपके सामने रखा हुआ है। इस कंटेनर में यहाँ पे गैसेस रखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वही गैस का कुछ अमाउंट लिक्विड फेज में है और कुछ अमाउंट वेपर फेज में। तो इस हिसाब से हेनरी लॉ का जो मोस्ट कॉमन वर्जन है वो क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन। फिर से ध्यान से देखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, ध्यान से देखना पड़ेगा। इस गैस का, ये जो भी गैस है, इसका ये वाला पोर्शन वेपर फेज है और ये वाला पोर्शन लिक्विड फेज है। तो वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। इस सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा गैस इस सॉल्यूशन के अंदर होंगे उस गैस के हिसाब से तो पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा होगा ना, वो गैस इवेपोरेट होगा और उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा। जितना ज्यादा लिक्विड के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने पे वो ऊपर की तरफ आएंगे, उतना ही ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ही ज्यादा वेपर फिर प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा जनरेट करेगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज या इन सॉल्यूशन। नोट हेनरी का ये जो लॉ है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस लॉ है। आगे इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल की केस में आपको बस हेनरी का इस लॉ को एज इट इज ऐसे नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अगर हम पार्शियल प्रेशर को P माने तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X का सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी। और हम सबको पता है कि अगर हम कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसके लिए हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ता है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन देखिए, P पार्शियल प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या लगा? इक्वल का साइन लगाया। लेकिन इक्वल के साथ साथ क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या लगा? यहाँ पे KH लगा दिया। P इक्वल टू KH इनटू X। P दिस इक्वल टू KH इनटू X पे क्या है? पार्शियल प्रेशर। कौन सा पार्शियल प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ओके, तो P इज दिस इक्वल टू KH इनटू X। KH क्या है? KH है आपका, हेनरी ने दिया है इसलिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट। व्हाट इज KH? KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, अगर मैं इसी हेनरी लॉ की कांस्टेंट की इस वाले पोर्शन को जरा ध्यान से देखूं तो क्या आपको ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है? y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट c 0 है। यहाँ पे नॉर्मली लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू mx है, आगे c 0 है, यानी कि c क्या है? ओरिजिन है, जहां सॉरी इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, यानी कि पास कहां से होगा? ओरिजिन से। अच्छा, यहाँ पे KH कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अगर हम पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके से दिख जाएगी।
अलग अलग पार्शियल प्रेशर, अलग अलग मोल फ्रैक्शन के डॉट को लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, kh होगा। देखिए y = mx + c0, तो m क्या है, kh, यानी कि स्लोप क्या हो गया, kh। स्लोप कैसा, पॉजिटिव स्लोप। आप देखेंगे अगर आपने पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे आप देखेंगे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। पहले जब पार्शियल प्रेशर 50 था तो उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी 0.01 थी। पार्शियल प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर, कौन सा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक और बात ये है कि यहां पे मैंने कुछ हेनरीज लॉ कांस्टेंट लिख दिए। लेकिन ये जो जितने भी गैस हैं इन सबका हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके अंदर है, वाटर के अंदर, यानी कि सॉल्वेंट हमेशा क्या है यहाँ पे, वाटर। हाइड्रोजन का 293 टेम्परेचर देखें, कौन कौन से टेम्परेचर पे कितना हेनरी लॉ कांस्टेंट आपके सामने लिखा। अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर वही है 293 इस हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, यहाँ पे आपने केएच की वैल्यू देख ली। फिर अलग अलग टेम्परेचर 293 पे आपने देखा नाइट्रोजन का केएच 76 है, और 303 थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, नाइट्रोजन का केएच की वैल्यू 88। तो आप ये कह सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे सारी चीजें दी रहती है। आप बस इतना कह सकते हैं कि जैसे किसी एक गैस के बारे में बात करें, हमने किसके बारे में बात की, चाहे नाइट्रोजन की बात करें चाहे ऑक्सीजन की बात करें, किसी एक गैस के बारे में बात करें, तो किसी एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी केएच वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सी बात, फॉर अ पर्टिकुलर गैस केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में सिर्फ बात करें तो नाइट्रोजन का 2 टेम्परेचर पे यहाँ पे केएच लिखा हुआ है। पहला टेम्परेचर कौन सा है, 293, उस पर केएच कितना है, 76.4। दूसरा टेम्परेचर क्या है, 303, उस पर केएच की वैल्यू कितनी है, 88। यानी कि किसी एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू अलग अलग, और कैसी होगी, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो केएच की वैल्यू भी इंक्रीज करती चली जाएगी। यानी सिंपल लाइन में एक लाइन लिख सकते हैं, फॉर अ सेम गैस KH is directly proportional to temperature. KH is directly proportional to temperature. बहुत ही सिंपल, ज्यादा सोचना नहीं। ओके, चलिए यही काम हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें तो 293 पे ऑक्सीजन 34.86, और जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 303 किया तो यहाँ KH की वैल्यू 46। तो जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए देखा वैसे हमने ऑक्सीजन के लिए देखा। तो चाहे हुआ नाइट्रोजन की बात चाहे करें ऑक्सीजन की बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल से। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे केएच की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। किसी, हाँ एक बात, ये किसी एक गैस के लिए, हर किसी के लिए नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच की वैल्यू इंक्रीज हर किसी के लिए नहीं कर रही, किसी एक गैस के अलग अलग टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू अलग। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गैस की बात करें तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी कभी हम गैस को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, यानी कि गैस के पार्टिकल सॉल्वेंट के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे गैस को सॉल्वेंट में डालें तो सॉल्यूशन तो बनेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा, हीट। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करने लगेगा। बात समझ आ रहा है ना। ली सेटलर प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो ये सॉल्यूशन का बनना कम हो जाएगा। ये तो ली सेटलर प्रिंसिपल कहता है। अगर आपको ली सेटलर प्रिंसिपल नहीं आता है तो आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाए तो वहां पे क्लिक करें और ली सेटलर प्रिंसिपल को अच्छे से समझें। तो हीट बढ़ाएंगे यानी कि प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास वाटर है, अब इस वाटर को गर्म कीजिए। आप अपने घर में एक कंटेनर ले लीजिएगा, उसमें पानी रख दीजिएगा और उसमें हीट कीजिएगा। जब आप हीट कर रहे होंगे तब आप देखेंगे स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे। ये जो छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है पता है,
और आप अगर उसको कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन को देखेंगे वहां भी छोटे छोटे बबल्स ऐसे उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो जो बबल्स हैं वो कुछ और नहीं है बल्कि वो एयर है या गैस है जो उस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व थे। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और सॉलिबिलिटी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी तो रिवर्स होने लगेगी, यानी कि वो जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जो बबल्स दिख रहे हैं आपको वो गैस के पार्टिकल्स हैं। वो गैस के पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर निकलेंगे और इवेपोरेट होने लगेंगे कॉन्टिन्यूसली। यानी कि आपने ये कहा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की हो, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। और शायद यही रीजन होता है, शायद यही रीजन होता है कि गर्म पानी का टेस्ट ठंडे पानी से अलग होता है। आप देखेंगे, स्टार पॉइंट बनाएं और लिखें, इस पॉइंट को आप नोट करें। The solubility of gas in liquid is an exothermic process. The solubility of gas in liquid is an exothermic process. Hence, solubility is inversely proportional to temperature. Hence, solubility is inversely proportional to temperature. याद रखिए किसकी solubility की बात कर रहा हूं मैं, गैस की लिक्विड के अंदर। तो solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस की solubility उतनी कम है और इसीलिए जो हॉट वाटर का जो टेस्ट होता है वो फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, एक्सपेल्ड हो गई हीट की वजह से। शायद यही रीजन होता है कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है उस टाइम मछलियां मरने लगती हैं, समुद्र में तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। क्यों? किसी ने जहर नहीं डाला है, बल्कि हुआ ये होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने से ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी वहां पे डिक्रीज कर गई होगी, ऑक्सीजन एक्सपेल्ड कर गया होगा, इवेपोरेट कर गया होगा, तो मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी होगी। क्योंकि ढेर सारी मछलियां हैं, जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उतनी ऑक्सीजन उन्हें मिलेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करने लगेंगे, सांस की ना ले पाने की वजह से मरने लगेंगे। यही रीजन होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज करेगी और इसीलिए मछली मर जाती है गर्मियों के मौसम में। मेरे ख्याल से एक सारी बातें आपके समझ में आ गई। ठीक, सामने ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर व्हाई aquatic species are more comfortable in cold water rather than in hot water? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग बड़े आराम से दे सकते हैं। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। हॉट वाटर में अगर हम देखें तो हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से अमाउंट कम होता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से मछलियों को दिक्कत होती है सांस लेने में। तो उन्हें कंफर्टेबल है किसमें, ठंडे पानी में वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर या हॉट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे हेनरी का क्या कहना है। हेनरी का कहना ये है, पहली बात तो ये देखिए, हेनरी का जो कहना था वो ये कि आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिस्टन वाला सिस्टम दिखाया, उसी चीज को डाल्टन ने भी बता दिया। अब डाल्टन की इस थ्योरी को लेकर के हेनरी ने थोड़ा सा अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया। डाल्टन ने भी यही बात कहा, उन्होंने कहा कि सॉलिबिलिटी जो है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में आप लिखेंगे इसे। तो अगर सॉलिबिलिटी को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखें तो उस टाइम पे हेनरी का कुछ कॉमन वर्जन बनता था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए आपने क्या किया, एक कांस्टेंट लगाया और साथ ही साथ इक्वल साइन लगाया, तो P इक्वल्स टू KH इनटू x आया। और यहां से आपने आपको देखा कि नया टर्म इंक्लूड हुआ है KH। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। मैंने आपको बार बार बताया हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगी। अलग बात वो एक बात ये है कि एक पर्टिकुलर गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये अलग बात है। लेकिन सबके लिए अलग अलग गैस के लिए ये अलग अलग होगी। इवन कि एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू अलग अलग, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है, तो KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर किसी गैस के लिए। एक गैस है नाइट्रोजन,
उसके लिए सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी के लिए pH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। मेरे ख्याल से एक गैस के लिए, तो सिर्फ एक गैस के लिए, अलग अलग गैसेस की बात नहीं, किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात। तो ये था आपका हेनरी लॉ। अब हम किसकी बात करेंगे? हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन बहुत देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सॉल्यूशन। मैं बात करूं कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करूं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक का मतलब जो बहुत ही ठंडा हो, चाहे वो बियर हो गया, चाहे कोल्ड ये कोका कोला हो गया, चाहे स्प्राइट हुआ, चाहे थम्स अप हुआ, कोई भी, चाहे आप देखें फ्रूट बियर हुआ, कुछ भी हो जो कोल्ड हो, जिसे फ्रिज में रख के ही पी सकते हैं आप, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं सब कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट पर्च किया जाता है हाई प्रेशर के साथ, कुछ इस तरीके से। जब वो ठंडा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपको दिखेगी, लेकिन अचानक से जब आप उसके ढक्कन को खोलेंगे, आप उसकी कैप को निकालेंगे तो आप देखेंगे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकलते हुए दिख रही है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आप कभी भी ये गलती मत की, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक है, और उसको एकदम शेक करके उसके बाद अगर उसके ढक्कन को खोलेंगे तब आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि शेक करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जैसे ही आप कैप को बाहर निकालेंगे बड़ी तेजी से हो सकते तक पूरा कोल्ड ड्रिंक को बाहर। ये गलती आप कभी ना करें। शैंपेन वगैरह आपने मूवीज में बहुत देखा होगा कैसे ओपन करते हैं, सब कॉर्क बड़ी तेजी से निकालते हैं ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप किसी सी डाइवर्स को देखें तो सी डाइवर्स जब अपने अंदर, जब सी के अंदर समुद्र के अंदर बहुत नीचे तक जाते हैं, काफी नीचे तक जाते हैं, तो वो सांस एक ब्रीदिंग सिलेंडर के साथ जैसे वो नीचे की तरफ गए, उस टाइम पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से अब आरबीसी के अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब ब्रीदिंग की वजह से जो नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर गया है वो नाइट्रोजन आरबीसी में यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर घुस चुका है। अब जब वो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स के अंदर है और आप अचानक से ऊपर की तरफ आएंगे, तो अचानक से सपोज है आप बहुत नीचे हैं और अचानक से आप वहां डर गए, कुछ देख लिया और बड़ी तेजी से आप ऊपर आए, और जब आप बड़ी तेजी से ऊपर आएंगे तो क्या होगा? अचानक से प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो नाइट्रोजन है वो क्या है? अभी डिजॉल्व हो चुका है, तो नाइट्रोजन बबल के फॉर्म, उसका प्रेशर कम होगा तो क्या बनेगा? बबल बन लेगा, और जब वो बबल फॉर्म कर लेगा तो आप देखेंगे ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या फिर आपके समझे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। यही रीजन है कि जब भी कभी आप डीप सी डाइविंग कर रहे हो तो डीप सी डाइविंग के टाइम पे जब आप अचानक से काफी नीचे जाने के बाद जब ऊपर आ रहे हो तो आप ऊपर धीरे धीरे, ना कि अचानक से आप थोड़ी ऊपर आए फिर थोड़ा चले, फिर से थोड़ा आए, थोड़ा चले, फिर थोड़ी ऊपर आए, आप अचानक से ऐसे ऊपर ना आए। क्यों? क्योंकि बहुत डीप में है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और अचानक से आप ऊपर आएंगे तो प्रेशर बहुत कम हो चुका होगा, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी जोड़ों का दर्द आप समझ चुके हैं, बॉडी के जितने भी फ्लेक्सिबल पॉइंट है जहाँ जहाँ पे ब्लड वेसल्स थोड़े से उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होती है या थोड़े पतले होते हैं, जहाँ पे नर्व्स ब्लड वेसल्स इस तरीके से ब्रांच निकली हुई होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में रोक लेता है ब्लड को, और अगर बबल फॉर्म कर लिया ब्लड रुक गया तो ठीक है। शायद इसी चीज को दूर करने के लिए, भाई एयर में नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन कितना है? 21%। अब नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, 78%। अगर हम ब्रीदिंग सिलेंडर के अंदर वही भर के लेके जाए, नाइट्रोजन 78% भर के जाए, 21% ऑक्सीजन भर के लेके जाए, तो नाइट्रोजन का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर और ज्यादा दिक्कत होने लगेगी।
इस दिक्कत को कम करने के लिए हम लोग क्या किए, आर्टिफिशियल जो ब्रीदिंग एयर बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को थोड़ा सा कम किया। अब दिक्कत इस बात की है कि नाइट्रोजन के अगर अमाउंट को कम करें तो कोई और गैस उसमें डालना होगा, और कोई ऐसा गैस डालना हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। क्यों? क्योंकि अगर सिलेंडर के अंदर आप नाइट्रोजन डालें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा गैस आपने नाइट्रोजन को कम करने के चक्कर में डाल दिया जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया, तब तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो आप कहां सांस लो। इसलिए नाइट्रोजन के जितने अमाउंट को कम किया गया उतने अमाउंट में हीलियम बढ़ा दिया। तो अगर आप आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे तो उसमें 32.1% ऑक्सीजन होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है, 11.7% हीलियम। सिर्फ किस चीज को रिड्यूस करने के लिए? सिर्फ इस चीज को रिड्यूस करने के लिए कि जब हम काफी डीप में जाएं और हमें अचानक से ऊपर आना हो तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना। अब ऑक्सीजन का अमाउंट नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो चुका है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो चुका है, तो अब इसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी 78% होती। यही रीजन है। अब आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट कर लें और देख लें आपका आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मिक्सचर में क्या क्या चीजें होती है, कितना परसेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कैसे एक बार नोट करें। ऑक्सीजन 32.1%, नाइट्रोजन 56.2% एंड हीलियम 11.7%। हीलियम का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम में हीलियम की सॉलिबिलिटी नाइट्रोजन का 1/5, जिसमें 5 गुना कम है हीलियम की सॉलिबिलिटी उसी टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की कंपेयर 5 गुना कम। तो सॉलिबिलिटी हीलियम की होगी नहीं, सॉल्युबल कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, नाइट्रोजन के अमाउंट को कम करके उसकी जगह हीलियम कर दिया गया। ओके, ये है आपका ब्रीदिंग मिक्सचर, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मिक्सचर। यानी कि आप ऐसी जगह पे आपको एयर की जरूरत, जहां प्रेशर चेंज हो रहा होगा वहां पे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मिक्सचर नहीं होगा। चाहे जहां पे जाए आप, स्पेस में जाएंगे तब भी तो प्रेशर चेंज हो रहा होगा ना, प्रेशर चेंज होने की वजह से वहां पे भी दिक्कत होगी। तो वहां पे जो आप आर्टिफिशियल ब्रीदिंग मिक्सचर लेके जाएंगे वहां पे भी ऑक्सीजन 32.1% ही। ओके, अच्छा दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप माउंटेनर्स की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और अचानक से ब्रेन काम करने का बंद करने का मेन रीजन ये होता है कि ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पे आप देखेंगे प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर कम हो जाती है। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैप्चर करना, उसको ब्रेन तक पहुंचाना। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आरबीसी काम करना कम कर देगा, आरबीसी काम करना कम कर देगा, साथ ही साथ ब्रेन काम करना कम कर देगा, ब्रेन काम करना कम कर देगा, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कत होगी। और यही रीजन है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उस टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा। वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीजों को हम एनॉक्सिया का नाम देते हैं। आप इस पॉइंट को नोट करें। माउंटेनर्स एट high altitude suffer from anoxia due to low oxygen supply in tissues, weakness, inability to think clearly। आपको सोचने की पावर आपकी कम हो जाती है, वीकनेस फील होने लगता है, और साथ ही साथ वही सारी चीजें क्यों हो रही होंगी? क्योंकि आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई होगी। अच्छा, ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम हुई? क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हुई ऑक्सीजन की, और सॉल्युबिलिटी क्यों कम हुई? क्योंकि आपने प्रेशर को कम किया, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया। ये सारी चीजें इसलिए से। मेरे ख्याल से अब तक आप हेनरी लॉ को और हेनरी लॉ के इस पूरे एग्जाम्पल को, इस पूरे एप्लीकेशन को अच्छे से सीख पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन कमेंट कर सकता है, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो उस टॉपिक को फिर से बता दीजिए, मैं दोबारा से वो टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा और आपको फॉरवर्ड करूंगा। या फिर आप हमारे जूम चैनल से जुड़ना चाहें तो आप जूम चैनल से जुड़ जाइए। हम जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो उस टाइम आप जूम पे देख सकते हैं सारी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी कि राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी लॉ। मैं उम्मीद करूंगा हेनरी लॉ को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो फिर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
छोटे से ब्रेक के बाद।